बिरसा मुंडा मेडिकेयर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धन उगाही के आरोपों पर दिया स्पष्टीकरण। अस्पताल को सील करने की बात को गलत बताया। चंद्रपुरा प्रखंड तेलों में जल मीनार से गंदा पानी हो रहा सप्लाई। ग्रामीणों को पीने की पानी की समस्या। 25,000 की आबादी में मात्र एक जल मीनार। गोंडा में 12 साल की मासूम की हत्या का खुलासा। 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। बच्ची की गला दबाकर की गई थी हत्या। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात झारखंड की में। बीते दिनों झारखंड सरकार के कैबिनेट में हुई टीएसी में बदलाव को लेकर झारखंड में सियासी पारा गर्म हो चुका है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हुए बदलाव के बाद एक और जहां बीजेपी ने कल राज्यपाल से मुलाकात की और इसे आदिवासियों के हित के खिलाफ बताकर विरोध जताया है, तो वहीं जेएमएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व सरकार का हवाला देते हुए दस्तावेज पेश किए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने टीएसी के अध्यक्ष को ट्राइबल होना महत्वपूर्ण बताया है। वहीं रूपा तिर्की मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं राज्यपाल के बीजेपी सदस्यों से मुलाकात करने पर जेएमएम पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने राज्यपाल को पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दे डाली। तो जायज ठहराते हुए अपना 7 पन्ने का एक जजमेंट दिया, जो जजमेंट आपको आज उपलब्ध करवा दिया गया। इसके बाद जो याचिकाकर्ता थे वो इसको लेकर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। वहां पर भी न्यायमूर्ति जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस एसएलपी को खारिज कर दिया और केस को एडमिट नहीं किया। बिरसा मुंडा मेडिकेयर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते दिन बिरसा मुंडा मेडिकेयर के संबंध में सामने आई धान उगाही की बातों पर स्पष्टीकरण दिया गया। बैठक में फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज सोनी के साथ कई अन्य सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया के सामने अध्यक्ष ने अस्पताल को सील करने की बात को गलत करार करते हुए अस्पताल का कार्य सुचारू रूप से चलने की बात कही। उन्होंने अस्पताल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अस्पताल से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा नष्ट करने का प्रयास बताया। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार जुड़ चुके हैं। आशीष, ये मेडिकेयर की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्टीकरण तो दे दिया गया है, पर ये पूरा मामला है क्या, विस्तार से बताइए। जी नुपुर, देखिए जैसे कि मेडिकेयर बिरसा मुंडा मेडिकेयर की तरफ से प्रेस क्लब में एक मेडिकल टीम की गठन की गई थी। कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य में जितने भी पत्रकार थे या फिर उनके परिवार के लिए ये सुविधा लाया गया था बिरसा मुंडा मेडिकल केयर की तरफ से। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ कथित तौर पे जो न्यूज़पेपर है उन्होंने ये निकाला था अपने पेपर में कि जो मेडिकल केयर है उनमें पैसों की घोटालेबाजी चल रही है। जो मरीज आ रहे हैं उनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, जिसको गलत साबित करने के लिए आज मेडिकल केयर ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके संबंध में प्रेस क्लब के यूनियन के जो भी अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष है उन्होंने भी साफ कर दिया कि मेडिकेयर पे लगाए हुए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हॉस्पिटल बंद होने की बात कही गई है वो सेकंड लेयर जिससे रांची शहर में महानगर में कम होते दिखी है, इसको लेके अभी कम बंद कर दिया गया। फिलहाल के लिए ऐसी कोई सील होने की बात सामने नहीं आई है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जब तीसरी लहर अगर आएगी तो दोबारा पत्रकारों के लिए ये मेडिकल केयर दोबारा खोला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ खास रहा, कौन कौन लोग शामिल हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
जी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जो ब्लू फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सोनी थे और उनके अलावा जो बिरसा मुंडा केयर के सदस्य अतुल शर्रे, डॉक्टर अभिषेक राज जो वहाँ पे सक्रिय होकर पत्रकारों की सेवा कर रहे थे, उनसे जुड़ी जो भी मदद थी, चाहे वो रात में या दिन में कभी किसी को अगर फोन के द्वारा अगर संपर्क करना होता था, डॉक्टर पंकज करते थे। तो इनके लिए ब्लू फाउंडेशन बहुत सक्रिय होकर इस बिरसा मुंडा मेडिकल केयर में कार्यरत थे। जी रिपोर्ट। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिरसा मुंडा मेडिकेयर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। धान उगाही के मामले को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। बोकारो शहर समेत कस्बाई इलाकों में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ और बिजली सब ग्रिड को चालू करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के सामने किया। उस दौरान धरना स्थल पर 4 एसडीएम और विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता पहुंचे और उन्होंने विद्युत आपूर्तियों की समस्या से विधायक को अवगत कराया। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, विद्युत विभाग के खिलाफ आज विधायक ने प्रदर्शन किया है, पूरा मामला क्या है? जी मैं आपको बता दूं नूपुर की जिस तरीके से निर्बाध जो बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, बोकारो के जो उपनगर है चास और उसके जो कस्बाई इलाका है या फिर शहरी इलाका हो, उसमें निर्बाध तरीके से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। अगर हम बिजली की बात करें तो यहाँ बिजली जो है लगभग रहनी चाहिए जितनी उतनी नहीं रह रही है। दिन में अगर बात करें तो 2-2 दिन बिजली गायब हो जा रही है। तो इसी को जो है लगातार जो बिजली की आपूर्ति अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, उसी को लेकर विधायक जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में जो बिजली की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है, उसी को लेकर उन्होंने आज 1 दिवसीय धरना दिया। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने बोकारो के जो उपायुक्त है उनको अल्टीमेटम दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती है और निर्बाध तरीके से बिजली आपूर्ति की जाती है तो मैं धरने पे बैठूंगा। तो उसी अल्टीमेटम के जो उन्होंने दिया था उसी को लेकर वो आज धरने पे बैठे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा जिंदगी बहरी सरकार है हेमंत जी की, वो बिल्कुल जो है उपेक्षा। आखिरकार बिजली सप्लाई में क्यों कमी आ रही है? बिजली सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? बिजली विभाग ने अब तक इस मामले में कुछ संज्ञान लिया है क्या? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 सब ग्रिड जो है पावर स्टेशन जो है बनकर तैयार है, पुदनेडी है, ये 3 सब स्टेशन जो है बनकर तैयार है, लेकिन वहाँ पे बिजली की कनेक्शन नहीं हो पाई है पावर ग्रिड से, जिसके चलते है जो है बिजली की जो है यहाँ पे कमी हो रही है। हालांकि जो बिजली की आपूर्ति है, हम अगर चास इलाके की बात करें या कस्बाई और इलाका है जो ग्रामीण क्षेत्र है उस इलाके की बात करें तो उनको लगभग 75 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन अभी जो जिस तरीके से डीबी से बिजली की आपूर्ति हो रही है वो लगभग 30 से 35 या 40 का है, तो 40 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है, जिसके तरीके जो है बिजली की आपूर्ति नहीं सही ढंग से हो पा रही है, इसलिए बिजली निर्बाध तरीके से उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसी को लेकर जो है 3 सब स्टेशन बनाए गए थे, लेकिन आज तक जो है वो सब स्टेशन चालू नहीं हो पाए। ये आपको बता दें कि रघुवर राज के काल में ही ये तीनों सब स्टेशन का निर्माण किया गया था, तीनों बन के बिल्कुल रेडी है, लगभग साल भर से ऊपर हो गए हैं उसको रेडी हुए, लेकिन अभी तक उसमें जो है पावर ग्रिड से कनेक्शन नहीं किया गया है, जिसको लेके जो है बिजली आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है। हालांकि जो बोकारो के एसडीएम उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी बातें अभी हो चुकी है, तो डीवीसी के अधिकारियों से भी और जो यहाँ के बिजली के जो विद्युत के जो अभियंता है उनसे भी हमारी बात हुई है और हम लगता है कि बस 2 दिन के अंदर जो है वो सब स्टेशन में से सब स्टेशन एक चालू करेंगे कि बिजली इनको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। हालांकि विधायक का साफ तौर पे कहना है कि जितने भी विकास के काम है उनको सरकार जब से आई है हेमंत की उन्होंने पूरा बाधित कर दिया है, ना तो एक रोड का काम हो रहा है ना तो किसी पुल पुलिया का काम हो रहा है। और बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली सब स्टेशन बन के तैयार है और उसमें वो लोग कनेक्शन नहीं करा पा रहे हैं डीवीसी से, तो इसको लेकर जो है लगातार वो अल्टीमेटम भी दे रहे थे और लगातार सदन में भी अपनी बातें उठाते थे, लेकिन जब लगातार जो बिजली की कमी हो रही है, नहीं मिल रही है लोगों को बिजली से लोगों की हाहाकार मची हुई है पूरे शहर में। अगर बात करें चास, खास करके जो चास का इलाका है उसमें, तो इसको लेकर जो है आज विधायक जो है धरने पर बैठे थे। जी शुक्रिया विजय, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कोरोना काल में कई संस्थाएं और लोग आम जनता की मदद के लिए आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं। मदद के तौर पर राशन और अन्य जरूरी सामान का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह में बीजेपी की ओर से आम जनता के बीच मास्क और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।
इस मौके पर बीजेपी के गिरिडीह नगर अध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय श्रीमती वानिकी श्रीवाल निवासन जी का जन्म दिवस है और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार आज हम लोगों ने गिरिडीह भारतीय महिला कॉलेज के सामने उनके जन्मदिन के अवसर पर सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश मिला है। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पे जो जरूरतमंद लोग थे जिनको जरूरत थी अनाज की, क्योंकि इस कोरोना महामारी में जान रहे हैं कितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों के सामने। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के द्वारा हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा उनके जन्म उत्सव पर एवं सेवा संगठन भी है, उसी के तहत आज हम लोग अपनी मैडम प्रदेश की हमारी नेतागण हमारी विनीता मैडम जी के नेतृत्व में आज हम लोग मगरपुर बजरंगबली संकट मोचन हनुमान मंदिर के समीप सूखा अनाज का वितरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चंद्रपुरा प्रखंड तेलो स्टेट जल मीनार से गंदा पानी सप्लाई होने से ग्रामीणों को पीने की समस्याएं पैदा हो रही है। पेयजल की बदहाली बीमारियों को साफ तौर पर न्योता दे रही है। 25,000 की आबादी वाले इस इलाके में मौजूद ये एकमात्र जल मीनार है। इस समस्या को लेकर झारखंड नवनिर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष गणेश वड़वाल ने राय व्यक्त करते हुए इसे जमुनिया नदी में लगे इंटेक वेल के रखरखाव में हुई लापरवाही का कारण बताया है। तेलो ग्रामीण जलापूर्ति योजना में घोर अनियमितता बरता जा रहा है। वैसे तो महीने में 10 दिन पानी सप्लाई होता है, लेकिन पानी इतना गंदा अभी लोगों को मिल रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ आपने खुद देखा कि पानी कितना गंदा है, बिना फिल्टर किए हुए पानी दिया जा रहा है। जब मैंने इस बात जेई को भी मैंने संपर्क फोन पे किया तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण लोगों को जो जल संचालन समिति है उसको फिटकरी और ब्लीचिंग खुद खरीदना है। हमने कहा कि इसका मतलब आप लोगों को मार देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत संज्ञान ले रहे हैं, हम कुछ देर के बाद आपको रिपोर्ट बताएंगे। पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चुरामन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चुरामन, एक तो इतनी बड़ी आबादी, उसके लिए भी सिर्फ एक जल मीनार और उससे भी गंदा पानी आ रहा है। जी ऐसा है, ये लगभग 10 वर्ष पूर्व ये जल मीनार बना हुआ था और लगभग 25,000 की आबादी तेलो 3 पंचायतों में है और एक ही जल मीनार से पानी सभी को सप्लाई की जा रही है। लेकिन कुछ गांव ऐसा है जहां पानी नहीं जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व से इस जल मीनार से नदी के पानी सप्लाई की जा रही है, जिसमें बहुत गंदगी पानी आ रही है, लोगों की परेशानी हो रही है, वहीं बीमारी को भी आमंत्रित दे रहा है। लोगों को कहना है कि इस तरह से गंदा पानी दे रही है, विभाग इसको जल्द सुधार करे, नहीं तो ताला मारने का भी कार्य किया जाएगा जल मीनार में। चुरामन, एक तो हम कोरोना से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन गंदे पानी पीने से और तरह की बीमारियां हैं, उसका भी खतरा बढ़ जाता है। जी जी, इस कोरोना से एक तरफ जहां लोग त्रस्त है, वहीं इस गंदा पानी से भी पूरी तरह त्रस्त है। लोगों को कहना है कि हम लोग नहीं घर से निकल रहे हैं, नहीं कहीं जा रहे हैं, इस जल मीनार से गंदा पानी मिल रहा है, जिससे काफी दूर लोग आदमी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। क्या प्रशासन को इस पूरे मामले की कोई खबर है कि लोगों को साफ पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है? जिस तरह से केंद्रीय अध्यक्ष ने बोला कि जय को बात किए हैं, हमने भी बात किए पर विभाग के अधिकारी से, उन्होंने बोला कि 3-4 दिन में सुधार होगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अब अभी तक कोई सुधार पानी में नहीं हुई है, लगातार गंदा पानी आ रहा है।
शुक्रिया चुनामन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो गंदा पानी सप्लाई होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों को आज भी साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। एक तो इतना बड़ा गांव है और उसके लिए सिर्फ एक ही जल मीनार है और उस जल मीनार से भी गंदा पानी आ रहा है और पेयजल की बदहाली बीमारियों को न्योता दे रही है। जेपीएससी की छठी परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। साथ ही कोर्ट ने आयोग को अगले 8 हफ्तों में फ्रेश मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता राहुल कुमार और अन्य दर्जनों याचिका पर पूर्व में सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था और अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। छठी जेपीएससी के मामले में फरवरी माह में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था। आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी मामले में आदेश को पारित किया है और इसके मेरिट लिस्ट को तत्काल रद्द कर झारखंड लोक सेवा आयोग को 8 सप्ताह के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही गिरावट को देखते हुए सरकार भी अनलॉक 1 की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। इस बीच रांची विश्वविद्यालय भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाना शुरू कर चुका है। रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक रांची विश्वविद्यालय में भी कार्यालय खोले जाने की बात साझा की है। अब तमाम कार्य 50% कर्मचारी की मौजूदगी में किए जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एसओपी है उसी के आधार पर हमने अपने विश्वविद्यालय के ऑफिस, जितने अलाइड ऑफिसेस हैं, कॉलेजेस के ऑफिस सारे खोल दिए हैं आज से और वहाँ पर आज से लोग आने शुरू हो गए हैं और अब काम धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में शुरू हो जाएगा। मतलब नहीं है 50% धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और ऐसे तो अभी 50% हम लोग हैं ही। तो रांची विश्वविद्यालय की कुलपति ने अपनी बात साझा की है। आपको बता दें, झारखंड में जिस तरह से धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं झारखंड भी अब अनलॉक की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में अब एसओपी के मुताबिक रांची विश्वविद्यालय खोला जाएगा। 50% स्टाफ के साथ रांची विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये बात खुद रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने साझा की है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने विद्यार्थियों की 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सीबीएसई के फैसले के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि अगर इन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाएगा तो ऐसे में किस आधार पर इन विद्यार्थियों को रांची विश्वविद्यालय में उनका नामांकन होगा, इसे लेकर रांची विश्वविद्यालय की कुलपति कामिनी कुमार ने अपने विचार साझा किए। कुलपति ने छात्रों को प्रमोशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया को चांसलर पोर्टल के माध्यम से कराए जाने की बात कही और साथ ही बोर्ड की ओर से दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन करवाए जाने की बात कही है। देखिए, 12th की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन उन्हें ज़रूर प्रमोशन के लिए कार्ड मिलेगा, कुछ मार्क्स मिलेंगे जिसको कि लेके वो आके फॉर्म भरेंगे। तो हमारी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो चांसलर्स पोर्टल से ही होती है
तो उसी पर हम समाधान निकालेंगे कि ये किस तरह से हम इनका एडमिशन लें, क्योंकि कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेके वो ज़रूर आएंगे एडमिशन के लिए। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड स्थित पसनौर पंचायत के किसानों ने बरसात में नदी में बढ़ते जलस्तर और उससे हो रहे खेतों में नुकसान को रोकने के लिए मदद की गुहार लगाई है। छोटकनी नदी में बड़े जलस्तर से बचाव के लिए पंचायत के किसानों ने गार्ड वाल निर्माण करने जाने की मांग की है। इस निर्माण से किसानों ने काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई है। बता दें कि बड़े जलस्तर के कारण मिट्टी कटाव का सिलसिला लगातार जारी है। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड में स्थानीय प्रशासन और निजी संस्था की पहल पर वैक्सीनेशन के कार्य में रफ्तार देखने को मिल रही है। पूर्व में जहां लोग वैक्सीन लेने से परहेज करते थे, तो वही लोग अब इस संबंध में जागरूक हो चुके हैं और केंद्रों पर लोगों की भीड़ लग रही है। बीडीओ मधु कुमारी की पहल पर डीलर, शिक्षक और स्वयंसेवी संस्था की सक्रियता से बदलाव आया है। वैक्सीनेशन कार्यों के तहत प्रखंड के 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 290 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र में बीते दिनों 12 साल की बच्ची की हत्या का मामला का सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने बच्ची से छिनतई के दौरान उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। जनपद गोंडा में कन्नरगंज थाना अंतर्गत एक सार्वजनिक शौचालय में एक 12 वर्ष बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस शव पे तत्काल टीमों का गठन करके इसके खुलासे के लिए टीम लगी हुई थी। इस घटना का खुलासा आज किया गया है। हमारे एडिशनल एसपी सीओस के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई थी, उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, मुन्नू महावत एवं नथुनी महावत। ये अलग अलग जगह डेरा लगा के ये लोग रहते हैं और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि उस तारीख में 1 जून को इस बच्ची को इन्होंने शौचालय में जाते हुए देखा और उसने कुछ ज्वेलरी जेवरात पहने हुए थे। उसको हासिल करने के लिए ये लोग शौचालय में उसके पीछे पीछे गए एवं उसका गला दबाया और उन चीज़ों को छीन लिया और उसी दौरान बाद में उस जो बच्ची है उसकी मृत्यु हो गई। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां एसपी कार्यालय के बाहर बैठा व्यक्ति राजेंद्र सोना, जो बिष्टुपुर नॉर्दर्न टाउन का रहने वाला बताया जा रहा है। ये व्यक्ति न्याय को लेकर कई बार एसपी दरबार का चक्कर लगा चुका है। वैसे इस युवक का कहना है कि इसकी बीवी उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है। उधर पत्नी के प्रेमी पर संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगाया गया है और साथ ही ये भी कहा कि मकसूद अंसारी नामक व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है। वही राजेंद्र सोना न्याय की गुहार लगाने एसपी दरबार पहुंचा है। हालांकि कई बार वह एसपी दरबार आया, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। अब अपने सास को लेकर राजेंद्र एसपी कार्यालय में बैठा है और इंतजार कर रहा है कि उससे आखिरकार कब न्याय मिलेगा। कौन है आपका? तो राजेंद्र सोना नाम के युवक लगातार एसपी से गुहार लगा रहा है
उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है, तो वही नार्दन टाउन के अंदर घुस गया है और वो ऑलरेडी 2 बच्चा का माँ को शादी किया, उसका भी बाल बच्चा है। यहाँ आके वो अपना आधार कार्ड चेंज किया है और मेरा टाइटल में सूट करके मेरा घर द्वार और ज़मीन जायदाद सब हड़पना चाहता है, हड़पना चाहता है और हम लोग को धमकी दिया है कि तुम लोग को जान से मार देंगे, पूरा परिवार को ख़त्म कर देंगे। और कौन आदमी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मकसूद अंसारी नाम है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लाला जबीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि एसपी कार्यालय के बाहर ये व्यक्ति लगातार गुहार लगा रहा है, इसका ये कहना है कि इसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? ये मामला जो नुपुर मैं बता दूं कि ये जो मामला है ये बिस्कुटपुर नार्दन टाउन का है, जहाँ पे एक यानी हस्बैंड जो है वो अपनी पत्नी के लिए गुहार लगा रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ अलग अलग रीजन लेकर करके भागी, जिस तरह से कोरोना का मामला को लेकर करके वो भाग गई, क्योंकि उसका कहना था कि तबीयत खराब हुई उसकी, और तबीयत खराब हुई और उसकी हल्की सी तबीयत खराब हुई और वो चेकअप कराने गई। पहले तो ये मामला सामने आया था कि चेकअप कराने आई और वो घर पहुंची ही नहीं, तो सबको लगा कि कहीं क्वारंटाइन हो गई है, कहीं गई कोई हॉस्पिटल में, लेकिन सब जगह पता लगाया गया तो कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी प्रेमिका के साथ वो भाग गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रेमिका इसके गैर मौजूदगी में आता था, और अब जो है ये इसका पैसा लेने के लिए, चाहे वो प्रेमिका और जो उसकी पत्नी है वो दोनों पैसा लेने का काम कर रही है, और वहीं पे एसएसपी से ये गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से मेरी पत्नी वापस आए। वो अपनी माँ के साथ है ना एसएसपी कार्यालय के सामने बैठा हुआ है और लगा रहा है कि मेरी पत्नी आ जाए, लेकिन अभी तरह से इस पर किसी तरह का आगे कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस मीडिया में जैसे ही बात सामने आई तो इसका सूद लेने जो भी हैं सभी सिटी एसपी पहुंच गए हैं। तो अब देखना है आगे किस तरह से एसएसपी जो है इस मामले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो मामला है अब वो सिटी एसपी के पास चला गया है। बिल्कुल लाला, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।